हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जो भाई भाभीयों ने की पिता की बद से बदतर हालत और बहन को निकाला धक्के मारकर घर से बाहर। फिर बहन ने भी पिता के साथ मिलकर चली ऐसी चाल कि भाई भाभीयों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। कैलाश बाबू और उनकी पत्नी गायत्री जी अपने कमरे में बैठे अपने सुख दुख बतला रहे थे। गायत्री, भले ही तुम मुझसे एक दिन पहले मरो पर तुम ही मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो यह तेरी औलाद है ना, तेरी बहुत बुरी दशा कर देगी। तुम्हारे दोनों बेटे मेरे मरने के बाद तुम्हारे जीने नहीं देंगे। कहते हुए कैलाश बाबू की आंखें नम हो गई। कैलाश बाबू जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं, लेकिन काम के एक भी नहीं थे। दो बेटे होने के बाद भी कैलाश जी और उनकी पत्नी को खुद ही खाना बनाना पड़ता था। पैसों की कमी कोई नहीं थी, इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनके बोलने वाला कोई नहीं था, उनका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, कभी कोई कमरे में झांकने भी नहीं आता, कभी बीमारी में भी उनका हाल चाल पूछने वाला नहीं था। दोनों पति पत्नी आपस में ही अपने सुख दुख ही बतिया लेते। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे थे, बातें करते करते जानकी जी अचानक से चारपाई पर पीछे को लुढ़क गई। कैलाश जी घबरा गए और उनको फटाफट उठाने की कोशिश करने लगे। दोनों बेटे घर पर नहीं थे, किसी समारोह में अपनी पत्नियों को साथ लेकर गए थे। कैलाश जी अपनी पत्नी के हाथ पांव मलने लगे। गायत्री जी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। कैलाश जी दौड़कर बाहर गए और आसपास पड़ोस के लोगों को बुला लाए। हम सब ने मिलकर गायत्री जी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। गायत्री, कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। कैलाश जी अपनी पत्नी को तसल्ली देते हैं। गायत्री जी दबी आवाज़ में बोली, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया है। कहते हुए गायत्री जी ने एक लंबी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए कैलाश जी को अकेला छोड़कर चली गई। और कैलाश जी खड़े के खड़े पत्नी को देखते रह गए। कैलाश जी पत्नी की लाश को घर ले गए। बेटे बहू भी घर आ गए। माँ के मरने की खबर सुनते ही कैलाश जी की बेटी भी ससुराल से दौड़ी चली आई। बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर दौड़े मार मार कर रो रहे थे और दोनों बेटे बहू दूर खड़े देख रहे थे। कैलाश जी बोले, अरे तुम लोगों की माँ मर गई, कोई तो रो लो इसे, बड़ा पूरा परिवार है इसका, पर तुम्हारी किसी की आंखों में एक आंसू नहीं। तभी छोटी बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रो लें, हमसे ज़बरदस्ती तो ना रोया जाएगा। तभी बड़ी बहू भी बोली, पिताजी अब मरने की उम्र तो हो रही थी और कितना जिंदा रखते, इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती। कैलाश जी लगातार अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे थे और बेटे बहू खड़े खड़े उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। जब 13वीं का दिन नज़दीक आया तो दोनों बेटों ने ब्राह्मण भोज कराने से मना कर दिया। छोटी बहू बोली, जाने वाला तो चला गया, अब उसके पीछे इतना पैसा लुटा कर क्या करना। कैलाश जी कुछ ना बोले, चुपचाप सुनते रहे। सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए। 2 दिन बाद बेटी भी ससुराल चली गई। दोनों बहू ऊपर वाली मंजिल में रहती थी और कैलाश जी सबसे नीचे। जब तक गायत्री जी थी अपना कैलाश जी का खाना खुद बनाती थी। अब दोनों बहू बारी बारी से खाना देने लगी। कुछ दिन तक तो ठीक था, खाना दिया, फिर धीरे धीरे बह भी देना बंद कर दिया। कैलाश जी ने बेटे बहू के बारे में बेटी से बताया तो वह यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई, पर क्या करती, उसकी मजबूरी थी कि वह खुद एक संयुक्त परिवार की बहू थी। वह अपने पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी, लेकिन वह अपने पिता से मिलने आती रहती थी। एक दिन कैलाश जी के दामाद और बेटी उनसे मिलने आए। रीना अपने पिताजी के लिए अपने घर से खाना बनाकर लाई थी। बेटी और दामाद जैसे ही अंदर बढ़े, कैलाश जी के कमरे में बहुत बुरी बदबू आ रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो कितने दिन से उनके कमरे की सफाई ना की हो। कैलाश जी भी बेसुध हालत में पड़े थे। पता नहीं कितने दिन तो उन्हें नहाए हुए हो गए थे। पूरे गांव में कैलाश जी का नाम था, लेकिन बेटों के राज में अब कैलाश जी की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। पिता की ऐसी दयनीय हालत देखकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। बेटी और दामाद ने कैलाश जी को साफ किया और उन्हें दूसरे कपड़े पहनाए। फिर अपने हाथों से पिताजी को खाना खिलाया, पर अभी तक कोई सी भी बहू नीचे उतर कर नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू ने बालकनी से नीचे खड़ी चमचमाती कार को देखा तो दोनों बहुएं सरपट नीचे आ गई। अपनी ननद को अचानक देख उनके होश उड़ गए। रीना की बड़ी भाभी खिसकियाते हुए बोली, अरे दीदी, आप कब आए? फ़ोन भी नहीं किया। कहते हुए ननद के पैर छूने लगी। रहने दो भाभी, यह सब नाटक करने के लिए रीना ने अपनी भाभी को हड़काते हुए कहा। जो यह सब तुम दोनों पिताजी के साथ कर रही हो, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा ही करती हैं? अरे थोड़ी बहुत शर्म तुम लोगों में बची है या सब बेच खाई? पिताजी को यहाँ नीचे अकेला छोड़कर तुम सब ऊपर रहते हो। कोई इनके कमरे में झांकता तक नहीं कि यह भूखे हैं, प्यासे हैं, नहाए हैं या नहीं। कोई मतलब नहीं। अरे ज़रा एक बार इस कमरे में बैठकर तो देखो, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। तभी छोटी बहू बोली, दीदी मिलने आई हो और मिलकर चलती बनो। यह हमारे घर का मामला है, हम चाहे इन्हें जैसा भी रखें। तभी अचानक रीना के पति का अर्जेंट फ़ोन आया और वह रीना को उसके पिता के पास छोड़कर चला गया। दोनों भाभियां ननद से झगड़ने लगी। दोनों ने अपने अपने पति को फ़ोन करके बहन के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें घर बुला लिया। घर आते ही भाई बहन पर मारने को चढ़ गए। भाइयों ने भी बहन को खूब खरी खोटी सुनाई, धक्के देकर उसे घर से बाहर कर दिया। रीना बेचारी रोती हुई वापस ससुराल चली गई। यह सब देखकर कैलाश जी अपने बेटों से बोले, अब बहुत हुआ, निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं तुम दोनों को अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह सुनकर दोनों बेटे बहू आग बबूला हो गए। बड़ा बेटा कैलाश जी के मुंह को बिचते हुए बोला, बुड्ढे, सब कुछ हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब तू बस इंतज़ार है तेरे मरने का। कहते हुए दोनों बेटों ने कैलाश जी को कमरे में बंद कर दिया। अब कैलाश जी की हालत पहले से भी बदतर हो गई। बेटे कैलाश जी को नींद का इंजेक्शन देने लगे। बहुएं बाहर से ही बासी रोटी सब्जी कमरे में खिसका देती। कैलाश जी अपने कमरे में नशों की हालत में पड़े रहते। जब कभी होश आता तो गिरते पड़ते दरवाजे तक खाने की थाली के पास जाते और कुछ खाते, कुछ छोड़ देते। जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, आज भिखारियों से भी परे उसकी हालत थी। शरीर पर मैले कुचैले कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल, शरीर से उठती बदबू नहाए हुए भी महीना हो गया था। बेटों ने बाप को तड़पा तड़पा मार रहे थे। कुछ दिन बाद बेटों ने घर के कागज़ तैयार करवाए और कैलाश जी से बेसुध हालत में कागजात पर साइन करा लिए। बेटे बहुत खुश हो गए। बहुएं बोली, जो काम होना था वह तो हो गया, अब इस बुड्ढे का क्या काम, निकालो उसे यहाँ से। बेटों ने 1 मिनट ना लगाई उसी दिन आधी रात में, ताकि बाहर वालों को पता ना चले। कैलाश जी को गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर छोड़ आए। पूरे गांव में ढिंढोरा मचा दिया कि उनके पिता घर छोड़कर चले गए। जब बेटी को यह बात पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने भाई भाभी को अच्छी तरह से जानती थी। रीना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसी दिन ही वह मायके पहुंच गई और अपने भाइयों से गुस्से में बोली, मुझे पता है पिताजी कहीं नहीं गए, यह सब तुम्हारी चाल है। दोनों भाई अकड़कर बोले, हाँ हमारी चाल है, बता क्या करेगी। और सुन, अब यहाँ आगे से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आलीशान बंगला पिताजी से हमने अपने नाम करा लिया है। धोखे से घर अपने नाम करवाने की बात तो मैं तुम दोनों से बाद में करूँगी, लेकिन इस समय मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो।
अगर पिताजी नहीं मिले या उनको कुछ भी हुआ तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी, कहकर रीना वापस ससुराल चली गई। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने दोनों भाई और भाभी को हिलाकर रख दिया। उधर रीना और उसके पति ने कैलाश जी की गुमशुदा की खबर छुपवा दी, उस पर 20,000 का इनाम भी। 2 दिन बाद ही 2 युवक फुटपाथ पर बेहोशी की हालत में पड़े कैलाश जी को रीना के दिए एड्रेस पर उसके घर ले आए। पिताजी की हालत देख उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कैलाश जी बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। बेटी और दामाद जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया। उनके सारे टेस्ट कराए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर बताया कि इन्हें नशों के इंजेक्शन दिए जाते हैं। भाई इतने गिर जाएंगे यह कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन कैलाश जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। रीना ने अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। बेटी और दामाद ने हॉस्पिटल में उनकी देखभाल की, लेकिन अभी तक बेटे बहुओं को यह नहीं पता था कि उनके पिता हॉस्पिटल में हैं। वह तो यह सोच बैठे थे कि अब तक बुढ़ा मर गया होगा। कैलाश जी अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। रीना के अंदर भाई भाभीयों के प्रति बहुत क्रोध भरा हुआ था। रीना अपने पति को कैलाश जी के पास छोड़कर एसडीएम के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपने पिता के लिए आवाज़ उठाई और भाइयों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की दरख्वास्त की। एसडीएम ने कैलाश जी की रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इन्हें नशों के इंजेक्शन दिए जाते थे। रिपोर्ट देखकर एसडीएम ने कैलाश जी के बयान लेने के लिए कहा। रीना एसडीएम को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। कैलाश जी अब बोलने की हालत में थे। कैलाश जी ने अपने बयान दिए। मैं कैलाश बाबू, पूरे गांव में मेरा नाम था। मैं अपने बंगलों में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। मेरी पत्नी के जाने के बाद बेटे बहुओं ने मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मेरे बेटों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे खाने के लिए बासी खाना दिया जाता, कभी कभी तो वह भी नहीं दिया जाता। मेरे कमरे और मेरे तन से बदबू उठती। मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बेटों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि बेटे मुझे नशों का इंजेक्शन देने लगे। बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरा घर अपने नाम कर लिया और मेरे दोनों कलयुगी बेटे एक रात मुझे फुटपाथ पर छोड़ आए। कहते कहते कैलाश जी फूट फूट कर रोने लगे। कैलाश जी के मुंह से यह सब सुनकर एसडीएम कैलाश जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा और आपके कलयुगी बेटों को सजा। एसडीएम बिना देरी किए कैलाश जी के घर पहुंच गए। यहाँ दोनों बेटे बहू आपस में हर सामान का आधा आधा बंटवारा कर रहे थे। कैलाश जी की पत्नी के सभी जेवर और कैलाश जी की अलमारी से जो भी कुछ कैश था दोनों बेटों ने बेड पर फैला रखा था। अचानक बहन को एसडीएम के साथ खड़ा देख बेटे बहुओं के होश उड़ गए। दोनों बेटे हकलाती हुई आवाज़ में बोले, सर आप इससे पहले आगे कुछ कहते। एसडीएम के साथ खड़े पुलिस ऑफिसर संदीप ने दोनों बेटों को कई डंडे एक साथ खींचकर रख दिए। डंडे लगते ही दोनों बेटे उछल पड़े। फिर महिला कांस्टेबल ने दोनों की पत्नियों के मुंह पर 2 ऐसे जोरदार थप्पड़ रखे कि दोनों के गाल तिलमिला उठे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए। बहना, हमें बचा लो, ऐसा मत करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। रीना अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए बोली, बर्बाद तो तुम्हें करना है। जो तुमने मेरे बूढ़े पिता के साथ किया उसके लिए तो तुम्हें यह सज़ा भी कम है। रीना ने भाई भाभीयों को खचटते हुए पुलिस की जीप में धक्का दे दिया। एसडीएम ने बेटे बहुओं को अपनी हिरासत में ले लिया। कैलाश जी के बयान और मेडिकल जांच सबूत को मद्देनजर रखते हुए बेटे और बहुओं को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई और कैलाश जी के बंगले को पुनः उनके नाम कर दिया गया। कुछ दिन कैलाश जी बेटी के यहाँ रहे। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो फिर वह अपने घर में चले गए। रीना ने अपने घर काम करने वाले मोहन को अपने पिता की देखरेख के लिए छोड़ दिया और खुद भी समय समय पर अपने पिता के पास आती जाती रहती, क्योंकि संयुक्त परिवार में स्वभाव न था कि वह अपने पिता के पास रह पाती। कुछ समय बाद अपने अंतिम समय में कैलाश जी ने बेटी और दामाद को बुलाया और वकील को भी।
कैलाश जी ने अपने घर को बेटी और दामाद के नाम करने के लिए कहा, परंतु बेटी के ससुराल में कोई कमी ना थी। दामाद और बेटी ने लेने से मना कर दिया। पिताजी, मेरे ससुराल में ना प्यार की कमी है ना धन की। अगर आप इस घर को देना ही चाहते हैं तो इसे दान कर दीजिए। कैलाश जी ने ऐसा ही किया। वकील से वसीयत बनवाई और मरने से पहले अपने घर को एक ट्रस्ट को दान कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।